हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आप अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2018-19 के पेपर सॉल्व करेंगे। ये अपना पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये अपन आज पार्ट 4 बनाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 19 से है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो पहले हम ABCD एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। A, B, C और D का नामिनेशन कर दिया। विकर्ण AC और BD को जोड़ देंगे। विकर्ण AC और BD को ज्वाइन कर दिया जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बच्चों, इसको हम एंगल 1 बना लेंगे और इसको एंगल 2 बना देते हैं, ठीक है। और इधर एंगल 3 कर देंगे और इधर एंगल 4 कर दिया, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4 आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक। विकर्ण और AB समांतर है DC के। हाँ बच्चों, तो दिया था ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और AB समांतर है DC के, और इसके विकर्ण जो हैं, इसके विकर्ण AC, इसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। इतना कर दिया। अब सिद्ध क्या करना है? दर्शाना क्या है? दर्शाना है AO बाई BO बराबर CO बाई DO। ये अपने को दर्शाना। तो बच्चों, हम लोग इसको सबसे सरल मेथड से करते हैं। उत्पत्ति लिखेंगे। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे AC जो है विकर्ण है। AC तिर्यक रेखा लिखिए। AC तिर्यक रेखा है और AB जो है समांतर है DC के, ठीक बच्चों। तो AC तिर्यक रेखा है और AB समांतर है DC के। तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2। ये रीजन लिख देंगे एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण हो गया। अब इसके बाद BD तिर्यक रेखा है। AB समांतर है DC के तथा BD तिर्यक रेखा है। BD तिर्यक रेखा है। तो ये अपना आ जाएगा, जब BD तिर्यक रेखा हो जाएगा तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 4। इसका भी रीजन एकांतर कोण लिख देंगे, एकांतर कोण। अब बच्चों क्या लिखेंगे? कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा? कोण COD। ये इसका रीजन क्या लिख देंगे? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब बच्चों, त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD के। कोण सिमिलर करेंगे बच्चों। त्रिभुज AOB सिमिलर है त्रिभुज COD के। कौन प्रमेय से हो जाएगा? AAA समरूपता से। AAA समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD से। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो देखिए बच्चों, संगत भुजा कैसे कहते हैं? कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या कहलाते हैं? जैसे AO लिए, AO अपान में क्या होगा? CO होगा। इक्वल टू OB लेंगे या BO, OB BO की बात है, OB अपान OD हो गया। ये संगत भुजा अनुपातिक हो गई। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? OA AO अपान OB भी लिख सकते हैं,
इसको चेंज करके और सीओ ओबी को यहाँ लिख देंगे और सीओ को यहाँ, कोई गलत नहीं होते, ये भी सही है, तरीका है जो अपने को सिद्ध करने को पूछा गया वही लाना है अपने को। तो एओ बाई ओबी बराबर सीओ बाई ओडी, या इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो एओ बाई बीओ, ओबी बीओ सेम सेम होता है, सीओ लिख दिए, ओडी को आप डीओ भी लिख सकते हो, यही सिद्ध करना था। हाँ बच्चों 19 का अथवा देखिए, मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के और इनके क्षेत्रफल जो है 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है, और यदि क्यूआर बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी का मान ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दिया हुआ है इनका, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 64 वर्ग सेंटीमीटर और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल है 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, और हम जानते हैं समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, रीजन लिखेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के, किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये कारण बताना बहुत जरूरी बच्चों, कि हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल है ये, बराबर क्यूआर दिया हुआ है ना, क्यूआर तो बीसी का वर्ग बराबर बटे क्यूआर का वर्ग करेंगे, बीसी का वर्ग बटे क्यूआर का वर्ग कर दिया। आप देखिए बच्चे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है 64 और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल दिया 121 बराबर बीसी का वर्ग बटे क्यूआर वर्ग है, तो उसमें एक ठो स्क्वायर लगा देते हैं, बीसी बटे क्यूआर का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। अब हाँ बच्चों ये 64 बटे 121 बराबर बीसी बटे क्यूआर का होल स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए, सबसे सरल तरीका है ये, रूट लगा दिया, बीसी बटे क्या लिख दिया बच्चों, क्यूआर लिख दिया। ठीक है, अब 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 और 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, बीसी बटे क्यूआर का मान दिया था 15.4 सेंटीमीटर, दिया है क्यूआर बराबर 15.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब तिरछा गुणा करेंगे तो 11 गुणे बीसी बराबर 15.4 गुणे 11, वो सॉरी 15.4 गुणे 8, ठीक है ना। तो बीसी बराबर क्या होगा 15.4 गुणे 8 बटे 11, तो 11 से 15.4 को काट दो तो 11 कम 11, 4 4 11 को 44 हो जाएगा, 1.4 आएगा बच्चों। तो बीसी बराबर 1.4 गुणे 8 करेंगे, इसे गुणा करेंगे तो 8 चौको 32, 2 3 8 कम 8 3 11, 11.2 सेंटीमीटर आ गया बीसी का मान। अब बच्चों 20 नंबर देखेंगे, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों यहाँ पर x1 बराबर हम लोग लिखेंगे -1 और y1 बराबर लिखेंगे 7 और x2 का मान लिखेंगे 4 और y2 का मान लिखेंगे -3, ठीक है ना। और जो अनुपात होता है वो हमेशा m1 m2 लिखते हैं, m1 बराबर लिख दीजिए 2 और m2 बराबर लिख देंगे 3, 2:3 के अनुपात विभाजित किया था तो ये दो अनुपात, हाँ तो m1 बराबर 2 m2 बराबर 3 हो गया। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो x बराबर m1 का मान देखो बच्चों 2 है, m1 x2 का मान कितना होगा, x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3 और x1 का मान क्या होगा -1, ठीक, बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ठीक। तो अपना x बराबर क्या आ गया बच्चों, x बराबर आएगा 8 और ये 3 -1 का गुणा कर देंगे तो -3 हो जाएगा बटे 5,
तो 8 माइनस 3 चला जाएगा, कितना है बच्चों 5/5, 5 से 5 कट जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। अब हम y का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो y का फार्मूला यूज करिए, y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 क्या है हमारे पास 2, m1 2, m1y2 का मान कितना है हमारे पास -3 प्लस m2 है 3, y1 है हमारे पास 7 बटे m1 प्लस m2। तो y बराबर आएगा -6 प्लस 21 बटे 5। 21 से 6 को घटा देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 15, 15 बटे 5 किया, 5 टाइम 15 हो जाएगा बराबर 3। इस प्रकार से जो बिंदु के आ गए हमारे x और y के मान जो आए हैं 1 और 3 आएंगे। इसका आंसर क्या होगा बच्चों 1,3 हो जाएगा। हाँ बच्चों 20 का 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक क्रमशः 1,4 है। तो बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे बच्चों। देखो एक वृत्त बनाएंगे और ए बी व्यास लिखेंगे। देखिए ए और बी व्यास हो जाएगा, सेंटर इसका ओ डाल दिया, ठीक ना। ए के निर्देशांक नहीं है, ज्ञात करना है, और बी के निर्देशांक दिया है 1,4। केंद्र के निर्देशांक हम लोग मान लेंगे क्या x, y, क्या मानेंगे x, y, और ए के निर्देशांक को मानेंगे x1, y1। ये सबसे सरल तरीका बच्चों, ए के निर्देशांक को x1, y1 और बी के निर्देशांक को क्या मान लेंगे x2, y2 मान लेंगे। क्या x2, y2 बी के निर्देशांक हो जाएंगे, ए के निर्देशांक x1, y1 हो जाएंगे और केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे xy, जो कि आपको पास दिया हुआ है। केंद्र कितना दिया हुआ है 2,-3। तो 2,-3 लिख देते हैं, इसको हम लोग x और y मान लेंगे, ठीक ना। तो चलिए बच्चों देखें, केंद्र के निर्देशांक को मानेंगे, ए के निर्देशांक x1, y1 हो गया और बी के निर्देशांक हो जाएंगे 1,4, मतलब x2 बराबर 1 और y2 बराबर हो जाएगा 4। और केंद्र के निर्देशांक जो है, सेंटर के निर्देशांक कितना है 2,-3, ये हो जाएंगे x बराबर 2 और y बराबर मान लेंगे -3, ठीक ना। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल लिखेंगे। डिटेल बहुत जरूरी होता है, अच्छे नंबर पास होने के लिए, अच्छे नंबर स्कोर करना है यदि आपको, तो डिटेल बहुत जरूरी, हर चीज का कारण लिखना पड़ेगा, ठीक है, रीजन में लिखना पड़ता है। तो हम ये लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास, वृत्त का केंद्र सेंटर ऑफ द सर्कल, वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है, ठीक। ये कारण बताएंगे। अब हम मध्य बिंदु के सूत्र से क्या लिखेंगे बच्चों, अब मध्य बिंदु के सूत्र से या मध्य बिंदु से भी लिख सकते हैं, सूत्र से। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है बच्चों, x बराबर x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2/2। देखो अब x के जगह हम लोग x का मान रखेंगे 2, x1 तो x1 ही है, a का कोऑर्डिनेट है वो, उसी को फाइंड आउट करना है, x1 रखेंगे और x2 की जगह हम क्या लिखेंगे, x2 का मान 1/2 और क्या करेंगे अब त्रिज्या गुणा, तो 2 का 2 से गुणा कर देंगे, 2 × 2 बराबर हो जाएगा x1 + 1, तो 2 दूनी 4 बराबर x1 + 1, तो 4 - 1 बराबर x1, तो x1 का मान आ गया बच्चों क्या 3 आ गया, ठीक। अब y बराबर लिखेंगे, y बराबर होगा फार्मूला y1 + y2/2, y का मान हमारे पास कितना है -3 दिया था, ठीक है, सेंटर, और y1 तो y1 ही रहेगा, ठीक। और y2 का मान कितना आ जाएगा 4, y2 का मान 4 दिया हुआ है हमारे पास, y2 बराबर 4/2। अब इसको त्रिज्या के गुणा करेंगे तो -3 का गुणा जब 2 से कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों -6, -3 × 2 बराबर -6, बराबर करके y1 + 4, तो -6 - 4 बराबर y1, तो y1 का मान आ गया बच्चों -10। इस प्रकार से एक निर्देशांक जो है अपने क्या आ गया, एक निर्देशांक आ जाएंगे, सबसे पहले x1 का बताएंगे फिर y1 का, तो x1 का 3 है, y1 का -10 है, तो बच्चों एक निर्देशांक क्या आ गया -3, सॉरी 3, -10 आ, यही अपना आंसर था।
हाँ बच्चों 22 नंबर देखेंगे। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो इसे पदों की संख्या एवं सर्वांतर ज्ञात करना है। तो ये एपी का क्वेश्चन है बच्चों, समांतर श्रेणी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन लोग दिया है क्या क्या वो लिखेंगे। दिया है प्रथम पद ए बराबर, कभी भी सवाल लगाइए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए सबसे पहले दिया लिखिए और फिर इसके बाद जो पूछ रहा है उसको लिखिए। प्रथम पद ए बराबर 5, अंतिम पद को हम लोग यल से दर्शाएंगे या एन से भी दर्शा सकते हैं। अंतिम पद यल बराबर, इसको हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। अंतिम पद यल बराबर 45 लिखेंगे। और योग, योग को हम किससे दर्शाते हैं बच्चों, यस से। यस बराबर सम, सम मतलब योग। योग कितना दिया है, 400 दिया है। ज्ञात क्या करना है, देखो ज्ञात करना भी लिख दीजिए। ज्ञात दिया था, ज्ञात करना है बच्चों, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है अपना है। हाँ बच्चों ज्ञात करना है पदों की संख्या। पदों की संख्या का मतलब ये हो गया कि यन, क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या यन, नंबर ऑफ टर्म्स यन ज्ञात करना। और ज्ञात करना सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब क्या हो गया बच्चों, डी, कॉमन डिफरेंस। सर्वांतर डी ज्ञात करना, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे हल करते समय। यस बराबर n बाई 2 a प्लस यल। कौन सा सबसे इजी फार्मूला है, यस बराबर n बाई 2 a प्लस यल। यस हमारे पास दिया है 400 है, यन हमारे को ज्ञात करना है मुझको, ठीक है, n बाई 2 लिखा। प्रथम पद a दिया है हमारे पास 5 और अंतिम पद यल दिया है 45 बच्चों, तो ये हमने वैल्यू रख दिया। अब 400 बराबर n बटे 2, 45 50 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया तो 50 आ गया, 2 से 50 को काट दिया बच्चों 25 आ गया, ठीक ना। इतना समझ में आपको आ गया। अब क्या करेंगे देखिए, या 400 बराबर लिखेंगे 25 n, ठीक ना। तो n बराबर 400 बटे 25 करेंगे। इसको हम 5 से काट लेते हैं बच्चों। 5 25, 5 8 40 और 0 हो जाएगा। 5 से फिर काट देंगे तो 16, ठीक है ना। तो n बराबर क्या आ गया हमारे पास, 16 आया। अब हमें सर्वांतर भी पूछा है, तो सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। सर्वांतर के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अंतिम पद इसको हम an से भी लिख सकते हैं बच्चों, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यल हमारे पास दिया था अंतिम पद 45 लिखेंगे। ए ज्ञात करना है हमको, ए दिया है प्रथम पद 5 दिया हुआ है, ठीक है। यन भी हम लोग निकाल लिए हैं 16 माइनस 1 और डी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, इसलिए डी को लिख देंगे। अब देखो सबसे सरल तरीका बताओ, जिस मेथड से हम लगाएं, देखिए बहुत ही इजी मेथड से आपको बता रहे हैं। 45 पहले पक्षांतर करिए, -5 करिए, 16 से 1 घटाइए 15 आ जाएगा डी। 45 से 5 जाएगा देखो 40, 15 को इसके नीचे भेज दीजिए 40 के नीचे बराबर डी। तो 5 से काट के 5 3 15, 5 8 40। तो बच्चों डी बराबर क्या आ गया, 8/3 आ गया। यही अपना क्या था, आंसर था सर्वांतर का। और यहाँ n बराबर क्या आया है, 16। ये है पदों की संख्या 16 आ गई, सर्वांतर क्या आ गया, 8/3। हाँ बच्चों अब 22 का 8वां नंबर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना पहला काम। दूसरा है दूसरे और तीसरे पद दिए गए हैं, तो दूसरा पद क्या दिया गया बच्चों, देखो a2। दूसरा पद को क्या बोलेंगे, a2 बोलेंगे। दूसरा पद a2 कितना दिया है, 14। a2 का मतलब क्या होता है, a प्लस डी, एक पावर कम कर देंगे, एक नंबर कम कर देंगे, प्लस डी बराबर 14। इसको पहला समीकरण बनाएंगे। और तीसरा पद दिया है 18, तो a3 बराबर 18 लिखिए। a3 में भी एक कम कर देंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा बराबर 18। दोनों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं, देखिए, ठीक है। तो a प्लस डी बराबर 14 हो गया और a प्लस 2d बराबर हो गया 18। अब इसको विलोपन से हल करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, जब चिन्ह बदलते हैं तो क्या लिखते हैं, घटाने पर, ठीक है बच्चों। तो a कट जाएगा और d से 2d घटा देंगे तो माइनस का d लिखेंगे, बड़े नंबर का चिन्ह लिखते हैं। 14 से 18 घटाएंगे, इसमें भी बड़े नंबर का चिन्ह लिखेंगे -4, ठीक। घटा दिया करो और जो बड़ी संख्या है जैसे 18 के बगल में क्या माइनस लगा तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से d का मान क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। और इसको डब्बे में बंद कर दिया करो, ठीक है। d का मान जब 4 आ जाएगा तो इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। इसमें रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो बच्चों a प्लस डी बराबर क्या आएगा, 14। a का मान d का मान आया है 4, तो 4 रखेंगे d की जगह में बराबर 14। तो a बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, तो a बराबर आ गया बच्चों 10। अब हमें क्या बोला है, n पदों 51 पदों का योगफल पूछा है। एसएन का फार्मूला यूज करो, योगफल का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस 51 लिखेंगे,
यस 51 बराबर 51 बाटे 2 2 a का मान 10 लिखेंगे, n की जगह में 51 रख देना बच्चों, और d का मान हमारे पास कितना आया था 4, तो 4 रख दीजिएगा d की जगह में। ठीक है, सब मानों को रखना है, बस हो गया। 51 बाटे 2, 10 में 2 का गुणा कर देना 20, 51 में 4 घट जाएगा तो 50 गुणे 4 आएगा, तो 51 बाटे 2 और 20 और 50 में 4 को गुणा कर देंगे, 4 5 20, 200 हो जाएगा बच्चों। अब इसको जोड़ेंगे, तो 51 बाटे 2 कोष्टक में 20 धन 200 था, तो 51 बाटे 2 और 200 में 20 को जोड़ देंगे, 220 हो जाएगा। 2 से 220 को भाग लगा के काट देंगे तो 110 आएगा बच्चों। 51 गुणे 110, अब इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 11 कम 11 और 11 25 55 1 56 0, मतलब 5610 आएगा बच्चों 51 पदों का योगफल। अतः करके लिख देंगे, अतः जरूरी है बच्चों लिखना, 51 पदों का योगफल बराबर 51 पदों का योगफल बराबर 5610 है। हाँ बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मान ज्ञात कीजिए sin 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश इंटू cos 60 अंश। तो sin 60 का मान क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है ना, मान याद करना पड़ता है बच्चों इसके लिए ना, और या तो फिर हमने इसका वीडियो भी बनाया उसे भी आप देख सकते हैं। sin 60 का मान √3/2, cos 30 का भी मान वही होगा √3/2 ही होगा, और प्लस sin 30 का मान 1/2, तो वही cos 60 का भी मान होता है 1/2। जो मान sin 30 का होता है वही cos 60 का भी होता है, दोनों सेम सेम होते हैं 1/2 1/2, और जो मान sin 60 का होगा बच्चों वही मान cos 30 का भी होता है, सेम सेम होता है, तो √3/2। अब √3 में √3 का गुणा कर देंगे तो 3 आएगा, 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, 1 में 1 का गुणा कर देंगे 1, और 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो 4। इस प्रकार से लघुत्तम ले लेंगे बच्चों, तो 3 + 1/4, तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 4/4 बराबर क्या आएगा 1। इसका आंसर क्या हुआ बच्चों 1 आया। हाँ बच्चों मान ज्ञात कीजिए, 23 नंबर क्वेश्चन का अथवा देखेंगे। मान ज्ञात कीजिए sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए बच्चों, sin स्क्वायर लिखिएगा 90 लिखिएगा, माइनस करके 27 को लिख दीजिएगा, जो बगल में नंबर रहा करे ना उसको लिख दिया करिए, ठीक है, प्लस लगाइए, और ये sin स्क्वायर 27 को उतार देंगे, ऐसे लिख देंगे sin स्क्वायर 27 लिख देंगे, ठीक है ना, अपान लगाना बच्चों। इसमें भी cos स्क्वायर है ना, इसको भी चेंज करना, cos स्क्वायर 90 माइनस क्या लिखेंगे 17 डिग्री, ठीक है, और प्लस cos स्क्वायर 73 को लिख दीजिएगा, cos स्क्वायर 73 हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। अब sin 90 ऋण थीटा, sin 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, तो ये स्क्वायर है ना, इसलिए अपन को स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। अब cos 90 ऋण थीटा बराबर क्या सूत्र होता है sin थीटा होता है ना, तो यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर 90 माइनस 17 है, तो इसका आएगा sin स्क्वायर 17 डिग्री लिखेंगे, 73 लिखेंगे बच्चों, cos स्क्वायर 90 माइनस 73 लिखिएगा ना, 17 नहीं, ठीक ना, 73 लिखिए यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। cos स्क्वायर 90 माइनस 73 जो बगल में रहेगा उसी को लिखते हैं, और प्लस cos स्क्वायर 73, तो cos स्क्वायर 90 ऋण थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 73 हो जाएगा। यहाँ पर थीटा क्या चीज है 73 अंश है, इसलिए sin स्क्वायर 73 अंश लिख देंगे, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो बच्चों cos स्क्वायर थीटा, थीटा सेम सेम है, प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा 1, और यहाँ भी नीचे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं बदल रहा, मतलब 73 सेम सेम है, इसका भी मान 1 होगा बराबर है। ज्यादा हो बच्चों आप फार्मूला लिख दीजिएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इस आधार से हमारा इसका आंसर आ गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की क्या करना ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो एक 7 मीटर ऊंचा भवन, पहले हम भवन बनाए, ये भवन है 7 मीटर ऊंचा, ठीक है। एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, एक केबल टावर है का उन्नयन कोण 60 अंश है, क्या है उन्नयन कोण 60 अंश बन गया, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, ये 45 अंश बन गया यहाँ पर। ये 45 अंश जब बना यहाँ, तो इसका एकांतर कोण यहाँ पर 45 अंश बन जाएगा, और ये जो है यहां से यहां तक 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर होगा। ए बी सी डी ई
तो देखिए जब ये ए बी 7 मीटर है तो सीई की भी लेंथ बराबर है, तो ये भी 7 मीटर होगा। और डीई को हम लोग क्या ले लेंगे, एच मीटर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, यहां तक डी बराबर एच मीटर, ठीक बच्चों। और बीसी को यक्स ले लिया, मान लिया, तो एसी भी क्या हो, एई भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक। एई भी यक्स मीटर हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, माना मतलब ए बी एक टावर है, ए बी एक टावर, ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। और सी डी एक टावर है, टावर है जिसकी ऊंचाई h धन 7 मीटर है, जिसे ज्ञात करना है। जिसकी ऊंचाई क्या है, h धन 7 मीटर है, जिसे ज्ञात करना है। अब बच्चों क्या करेंगे, कोण ACB, कोण ACB बराबर 45 अंश लिख दीजिए। और कोण DAE बराबर क्या होगा, 60 अंश हो जाएगा। कोण DAE बराबर 60 अंश। और AE बराबर BC बराबर यक्स मीटर, ठीक। अब चलते हैं, आप समकोण त्रिभुज DAE में पहले 60 अंश वाला लगाते हैं। चलो समकोण त्रिभुज DAE में, समकोण त्रिभुज DAE में tan 60 बराबर लंब बटे आधार होगा। लंब हमारे पास क्या है, DE है, आधार AE है, DE बटे AE लिखेंगे। tan 60 का मान √3 और DE का मान h करेंगे, और AE का मान क्या है बच्चों, यक्स। तो h बराबर क्या हो जाएगा, यक्स √3 आ गया। h की वैल्यू क्या आ गई, यक्स √3 आ गई, ठीक है। आप समकोण त्रिभुज ABC में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 बराबर, tan 45 का होता है जब लंब बटे आधार, लंब AB है, आधार BC है, तो AB बटे BC। tan 45 का मान 1, AB का मान 7 और BC का मान यक्स। यक्स बराबर क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक। अब x का आ गया। अब हमें पूछा गया टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, टावर की ऊंचाई बराबर h धन 7 मीटर। तो h की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, h प्लस 7, तो h की वैल्यू हमारे पास आई थी x√3 प्लस 7। तो x का मान कितना आया था, 7 आया था। यहाँ पर x की जगह हम 7 रख देंगे, तो 7√3 प्लस 7 आएगा, और 7 कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा, √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या हुआ, टावर की ऊंचाई हो गई। हाँ बच्चों 24 का अथवा देखेंगे, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो पहले हम इसके डायग्राम बनाएंगे बच्चों। देखो ये AB एक मीनार है, ठीक। और यहां पर से 4 मीटर से 6 मीटर ये दूरी जो हो जाएगी 4 मीटर होगी, और पूरी दूरी क्या हो जाएगी, कितना मीटर दिया है, 9 मीटर दिया। तो यहाँ 9 मीटर हमने पूरी दूरी बना दिया। यहां पर जो है थीटा कोण बनाते हैं, और थीटा का पूरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक। क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा क्या कहलाएगा, पूरा कोण कहलाएगा। AB इसको C करते हैं, ये नाम देते हैं D, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर कि AB जो है एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर मानते हैं, क्या मानते हैं, h मीटर। तो अपन लोग अब इसका डिटेल लिखेंगे बच्चों। AB एक, माना AB एक मीनार है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे कि BD बराबर, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ABCD जैसा भी आपको नाम लो, बस ये आपको ध्यान रखना कि ये डिस्टेंस 4 मीटर है ना। तो BD हमारे पास ही नाम है, तो BD बराबर हम लोग 4 मीटर लिख देंगे, ठीक। और
BC बराबर क्या है 9 मीटर दिया गया है, 9 मीटर लिख देंगे। ठीक, और कोण ADB बराबर हमने माना है थीटा डिग्री, और कोण ACB कॉम्प्लीमेंट एंगल पूरक कोण ACB बराबर होगा 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, तो चलिए आप त्रिभुज ADB में लगाएंगे। त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में ये देखो लंब है, AB लंब है और आधार क्या है BD है, तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला और tan का, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार AB बटे BD लिखेंगे। tan थीटा बराबर AB का मान हमारे पास यह है और BD का मान 4 है। ये पहला इक्वेशन बनाइए बच्चों। अब समकोण त्रिभुज ACB में लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में जब लगाएंगे हम, तो क्या होगा था tan 90 माइनस थीटा बराबर AB बटे AC हो BC हो जाएगा, AB बटे BC। तो क्या करेंगे यहाँ पर से tan थीटा बटे 90 माइनस थीटा, देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा cot थीटा होगा, तो cot थीटा लिखेंगे। cot थीटा बराबर AB का मान हमारे पास यह है तो यह लिखेंगे और BC का मान कितना है 9। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब 1 व 2 का आपस में गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों के 1 व 2 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे बच्चों देखो गुणा करने पर तो क्या आएगा गुणा, देखिए यहाँ का है tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर h बटे 4 गुणे h बटे 9। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 बाई cot थीटा होती है, तो cot थीटा लिख दिया इंटू cot थीटा बराबर h स्क्वायर बटे 36 आ जाएगा। काट कट गया बच्चों, h स्क्वायर बराबर क्या आएगा 36, तो h बराबर आएगा √36 और 36 वर्गमूल क्या होगा 6। तो देखो टावर की ऊंचाई जो था, मीनार की ऊंचाई जो थी हमारे पास, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर आ गई। यही अपने को सिद्ध करना था, यही दिखाना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है कि नहीं। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों 6 मीटर आ गई, यही अपना आंसर हुआ। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर बिंदु A से खींची स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम एक सर्कल बनाते हैं। ठीक, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के केंद्र O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है बिंदु A है। इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, दूरी पर है वृत्त केवल बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है, यहाँ पर नाम हमने लिख दिया B। ठीक है, स्पर्श रेखा खींची गई है, तो जो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर डाल दिया। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या OB होगा, ये OB डाल दिया बच्चों। ठीक, तो ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक, ये वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल बना दिया। आप क्या लिखेंगे बच्चों, माना वृत्त का केंद्र O है, माना वृत्त का केंद्र O है, O से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु A है, O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, अर्थात OA बराबर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, और A से स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई बिंदु A से AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, बिंदु A से एक स्पर्श रेखा की लंबाई AB बराबर क्या मान लेंगे 4 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे OB वृत्त की त्रिज्या है, OB वृत्त की त्रिज्या है जिसे ज्ञात करना है, बच्चों। ठीक है, आप क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज OBA में, समकोण त्रिभुज OBA में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर कर्ण क्या होगा, OA, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब बी में 90 डिग्री बना हुआ है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग मतलब OA का वर्ग बराबर OB का वर्ग प्लस AB का वर्ग होगा। OA की जगह हम लोग 5 लिख देंगे, 5 का वर्ग। OB की जगह हम लोग R लिखेंगे, R स्क्वायर, प्लस AB की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 का स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आया। 5 का स्क्वायर करिए तो 25 हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस 16। अब 25 माइनस 16 बराबर क्या होगा, R स्क्वायर। तो R स्क्वायर का मान आ गया 9, तो R बराबर बच्चों √9 आएगा, बराबर क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से वृत्त की जो त्रिज्या थी वो 3 सेंटीमीटर आई। वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या R बराबर 3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो बच्चों। अब बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल करते समय सबसे पहले त्रिज्या R बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 60 अंश। तो अपने को चाप की लंबाई पूछा, तो चाप की लंबाई का सूत्र लिखेंगे, चाप की लंबाई बराबर थीटा बराबर 360 गुणे 2 पाई r, ठीक है। थीटा का मान 60 दिया है, बाटे 360 लिखेंगे, और 2 लिखेंगे बच्चों, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, 22/7, और गुणे r का मान हमारे पास 21 है, लिखेंगे 7 से 21 को काट दीजिए, 7 3 21 हो जाएगा, 0 0 काट दीजिए, 6 कम 6 6 36 कर दीजिए, 2 3 6 कर दीजिए बच्चों, 3 से 3 को काट दीजिए। इस प्रकार से क्या आया, 22 सेंटीमीटर आया अपना चाप की लंबाई। यही आंसर हुआ बच्चों। हाँ 26 का नंबर देखिए बच्चों, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि भुजा 14 सेंटीमीटर का वर्ग है और APD और BPC क्या है, 2 अर्धवृत्त हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये भुजा की लंबाई तो 14 सेंटीमीटर दी गई है, ये वर्ग है, तो लिखेंगे भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा गुणे भुजा, ठीक है ना। तो 14 गुणे 14 कर देंगे बच्चों, 14 गुणे 14 बराबर क्या होगा, 196 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक, आप देखिए यहाँ पर त्रिभुज यानी APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं, APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं, 2 अर्धवृत्त हैं, ठीक है ना। APD और BPC 2 अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त बराबर क्या होगा, एक वृत्त होगा। 2 अर्धवृत्त मिला के क्या बनता है, एक अर्धवृत्त बनता है, बराबर एक पूर्ण वृत्त हो जाएगा, एक वृत्त बना। तो भुजा की जो लंबाई है वो वृत्त का क्या, अर्धवृत्त का क्या होगा, व्यास का काम करेगा। तो भुजा की लंबाई बराबर व्यास है, तो भुजा की लंबाई 14 दिया था, तो ये व्यास बराबर भी क्या हो गया, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 14। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी अपनी यहाँ पर, त्रिज्या बराबर आ जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो जब बच्चे 2 अर्धवृत्त मिलकर क्या बनाता है, एक वृत्त बनाता है, तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई r स्क्वायर, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r हमारे पास कितना था, 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे मतलब 7 गुणे 7 काट देंगे इसको, तो 22 2 7 क्या हो जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्या है बच्चों, 154 वर्ग सेंटीमीटर आएगा 100, ठीक है ना। गुणा करने से अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है हमसे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसको घटा दीजिए, इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल को वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का आंसर आया 196
और वृत्त का क्षेत्रफल का आंसर आया था 154। इसको घटा देंगे तो 6 में 4 गई 2, 9 में 5 गई 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर। यही अपना आंसर होगा बच्चों, 42 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ बच्चों, ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।